हेलो स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। और एक मेथड उसका आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डायमेंशंस देख के हम कैसे ऑर्डर पता करते हैं। अभी मेरा टारगेट है यहाँ पे दो टेक्निक्स पता करना। एक पहली बहुत आसान छोटी सी काफ़ी हद तक नॉन न्यूमेरिकल टेक्निक है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किस तरह से हमें रिएक्शन के ऑर्डर को प्रेडिक्ट करके बताएगा। जैसे मैं एक यूजुअली लिखने वाली रिएक्शन जो अभी तक मैं काफ़ी बार लिख चुका हूँ उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन है मेरे पास। अब इस रिएक्शन को देख के मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर हो सकती है या थर्ड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं कुछ भी सोचने के लिए फ्री हूँ। मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि जो रेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2O5 रेज़ टू द पावर n। n मेरा कोई भी माना हुआ ऑर्डर हो सकता है, या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रेट दैट इज इक्वल टू k N2O5 रेज़ टू द पावर n। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ रेट वर्सेस N2O5 रेज़ टू द पावर n, तो ये कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx, जहाँ पे m आपका स्लोप होगा। यहाँ पे अगर मैं सपोज करें रिएक्शन को कुछ ऐसा समझता हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि मुझे रिएक्शन पे प्रेडिक्शन में पता चल रहा था कि शायद ये सेकंड ऑर्डर हो सकती है, तो मैं रेट वर्सेस N2O5 रेज़ टू द पावर 2 प्लॉट करता हूँ। अगर रेट वर्सेस N2O5 रेज़ टू द पावर 2 प्लॉट करूँ और मुझे ऐसा एक ग्राफ दिखाई दे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। अगर ये 2 है तो रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, मतलब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगी। इन रियल जब मैंने रेट वर्सेस N2O5 रेज़ टू द पावर 2 प्लॉट किया तो ग्राफ रियल में ऐसा आ रहा था, कुछ लाइक यू सी हियर, वो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था लाइक दिस, जो इस इक्वेशन को कतई ओबे नहीं करता। जब मैंने इसे कुछ ऐसे रखा, ये माना कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, और रेट वर्सेस N2O5 प्लॉट किया, तो फिर ग्राफ ऐसा ही आ रहा था जैसा मैं इस लाइन में सबसे पहले दिखा रहा था, मतलब वो इस इक्वेशन को ओबे कर रहा था। अगर सपोज ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर हो तो N2O5 रेज़ टू द पावर 3 वर्सेस रेट प्लॉट किए जाने पे ये ग्राफ ऐसा आएगा। अगर ये रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर हो तो N2O5 रेज़ टू द पावर 4 को रेट के अगेंस्ट प्लॉट किए जाने पे ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि जैसे जैसे आप N2O5 की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे रेट पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। सो जीरो ऑर्डर पे आपको ये ग्राफ दिख रहा था, फिर N2O5 रेज़ टू द पावर n पे आपको ये ग्राफ अगर दिखता है इस तरह का, तो वो n आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस मेथड की। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में दो तरह के रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं और मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है, तो फिर ये ग्राफिकल मेथड किसी काम का नहीं है। सिर्फ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स अगर उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे रिएक्टेंट सिर्फ एक ही टाइप का था N2O5, तभी ये ग्राफिकल मेथड हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की प्रेडिक्शन दे पाएगा ग्राफ की हेल्प से, अदरवाइज़ ये कुछ काम का नहीं है। दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मेथड। आप वेरी फर्स्ट 2 लेक्चर्स को रिकॉल करें, जो वेरी फर्स्ट 2 लेक्चर हमने पढ़े, उसमें मैं कुछ ऐसा कहता था, मान लो ये एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू P। सपोज करो स्टार्टिंग पे जब टाइम t का वैल्यू 0 था, इसकी इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन थी A0। आफ्टर सम टाइम जब हमने ऑब्जर्व किया, t कोई भी एक टाइम हो सकता है, तो उस टाइम पे ये कंसंट्रेशन है A।
ए नोट आपकी रिएक्टेंट की एट द वेरी अर्ली टाइम पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन है, और ए आपकी किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अब मैंने कहा कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वहाँ वेरी फर्स्ट डे में कुछ ऐसा लिखता था, रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम, कुछ ऐसा अगर आप याद कर पाएँ तो ऐसा लिखता था। यहाँ पे मैंने उस चेंज का डी वर्ड यूज़ किया हुआ है, डी दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो डी है वो स्मॉल चेंज इन टाइम है। सो इसको मैं कुछ ऐसे लिखता था, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। आप ध्यान दें इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ये लार्ज चेंज रिप्रेजेंट करता था, वो स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमने पढ़ा वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द काइनेटिक्स में कि रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है। फिर लास्ट के 2 लेक्चर्स अगर आप ध्यान करें, स्पेशली जब मैंने रेट कांस्टेंट के को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने कुछ ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन, जहाँ पे एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन था और के रेट कांस्टेंट था। लास्ट के 2 लेक्चर्स पे हम यही बात कर रहे थे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी करूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एन। अब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं और के के लिए कोई एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहता हूं फॉर डिफरेंट एन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस के को एक्सप्रेस करता हूं इंटीग्रेट करके इन इक्वेशन को। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा। जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 मिनट लगाएं, डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0, ए रेज टू द पावर 0 1 होगा, मतलब के खाली हो गया। ये मैं 4 जीरो ऑर्डर लिख रहा हूं, 4 जीरो ऑर्डर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डी ए दैट इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, माइनस डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा, के कांस्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देता हूं सी। या मैं इसको ऐसे कहूं, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब रिएक्शन शुरू हुई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी ए नोट। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ए की जगह लिख देता हूं ए नोट, टी की जगह लिख देता हूं 0 स्टार्टिंग टाइम है, प्लस सी। तो यहां से मेरे पास सी की वैल्यू निकल आती है माइनस ए नोट। उस सी की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। सी क्या होगा, माइनस ए दैट इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस ए नॉट। इसको इधर ले आता हूं, ए नोट माइनस ए दैट इज इक्वल टू के टी। तो यहां से मेरे पास के के लिए एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि के क्या होगा, ए नोट माइनस ए बाई टी, जिसको मैं अपने दिमाग में नोट कर लेता हूं। ये इस पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन को अगर आप देखें जो मैंने यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड आउट की है, मेरे सामने इस रेट कांस्टेंट के का ये फॉर्मूला बन के आ गया, जिसमें ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की 0 टाइम पे, और ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है टी टाइम पे।
अगर किसी न्यूमेरिकल में डेटा के अंदर मुझे अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन हो, तो मैं उन अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे ये ए की वैल्यूज़ पुट करता जाऊंगा। ए नोट ऑब्वियसली मुझे पता होना चाहिए, मैं के को कैलकुलेट कर लूँगा। अगर अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में के का वैल्यू हर टाइम सेम आता हो, तो मैं कह दूंगा कि हाँ वो रिएक्शन इस इक्वेशन को ओबे करती है, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर 0 है। तो हालांकि मुझे लगता है कि ये जो कहानी मैंने यहाँ पे सुनाई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, बहुत रेयर। हालांकि मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा कि ये कभी नहीं पूछा गया, बट रेयर है ये कि हमसे कुछ ऐसे डेरिवेशन पूछा गया हो कि हाउ कैन यू डिराइव द रेट कांस्टेंट के यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऐसा सवाल रेयर है, न्यूमेरिकल ही इससे रिलेटेड आते हैं। बट आपसे पूछा जाए तो आप अपनी तरफ से तैयार रहें। जीरो ऑर्डर के लिए किस तरह से, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। के का वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एक छोटी सी टर्म और यहीं पे समझाता हूँ ताकि मेरी बात जीरो ऑर्डर के लिए पूरी हो। एक टर्म आता है हमारे पास, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यहीं कर देता हूँ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज दिस हाफ लाइफ? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, टी हाफ। वैसे तो बड़ा आसानी से पता चल सकता है हमें हाफ लाइफ या टी हाफ क्या है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो आपने स्टार्टिंग पे लिया वो फिनिश हो गया। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो, और ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन भी डाल देता हूँ, ये इधर की कहानी इधर ही पड़ी रहे। सो हाफ लाइफ क्या है? जब रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपने इनिशियली लिया वो हाफ हो जाए। जैसे मान लो आपने 5 मोल लिए तो 2.5 होने में कितना टाइम लगा, वो उस रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा। जैसे आपने सपोज 1 मोल लिया तो 0.5 मोल होने में कितना टाइम लगा, आपने 0.5 मोल लिया तो 0.25 होने में कितना टाइम लगा। आप स्टार्टिंग पे जितनी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं उसको एग्जैक्टली हाफ होने में जो टाइम लगता है वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे आ जाइए इस एक्सप्रेशन पे, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। टी क्या हो जाएगा? ए नोट माइनस ए बाई के, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। टी इधर चला गया, के इधर आ गया। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ? टी हाफ। टी हाफ क्या होता है? जब ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इसकी आधी हो जाए। ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये हाफ हो जाए, यानी कि ये ए नोट बाई 2 बन जाए। वेरी सिंपल। टी हाफ इज द टाइम व्हेन दिस कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। ये वो कंसंट्रेशन थी टी टाइम पे, मैंने टी को टी हाफ कर दिया तो ये ए जो है वो ए नोट बाई 2 हो गया, यानी कि उसका आधा हो गया। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ए नोट से ए नोट बाई 2 माइनस करूंगा तो ये ए नोट बाई 2 रह जाएगा डिवाइडेड बाई के, या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगा ए नोट डिवाइडेड बाई 2k। ये मेरे पास टी हाफ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बन गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का निकालने के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक, आप इसको अच्छे से याद रखें। चलिए जीरो ऑर्डर के लिए एक बार स्टडी करते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टडी करते हैं। एन का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, ये लीजिए, ये एन का वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अब मैं कैलकुलेशंस करूँगा। देखें, माइनस डी ए बाई ए दैट इज इक्वल टू के डी टी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या डी ए बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस के कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज़ कर लिया सी। फिर वही बात, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 चलता हूँ। जब टाइम टी 0 था तो जो ए की कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। दोनों बातें यहाँ पुट कर देता हूँ, ए की जगह ए नॉट पुट कर देता हूँ, टी की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का एक वैल्यू आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। और इस सी की वैल्यू को फिर यहाँ पे फीड करने की कोशिश करता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ ए दैट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट। बस इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा रीशफल कर रहा हूँ, ये इस तरफ ले आता हूँ,
माइनस के टी, या पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, नेचुरल लॉग ऑफ ए, माइनस वाले को प्लस बना दिया, प्लस वाले को माइनस बना दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से k की वैल्यू मेरे सामने निकल के आएगी। देखो एक काम और करता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी होता है, दिस इज इक्वल टू के टी। तो k का मेरे पास फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो कुछ ऐसा बन के आ रहा है, 1 बाई टी, टी को इस तरफ ले आया हूँ, नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए। ये हम अब 11th में बहुत बार देख चुके हैं, ये log बेस टू द पावर ई है, जो वैल्यू हमें बुक में गिवन है वो log बेस टू द पावर 10 है, तो मैं इसको log बेस टू द पावर 10 में कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर दूंगा। 2.303 log 10 वो नेचुरल log के बराबर होता है t log ए नॉट बाई ए। सी वेरी वेरी केयरफुली, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके सामने k के लिए बन के आ रहा है, जो हमें बहुत हेल्प करेगा इस पूरे चैप्टर के दौरान। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के निकालने का फार्मूला है। मैं अगर यहीं पे आपसे इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करने की बात पूछूं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है हाफ लाइफ कैलकुलेट करना। आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303, t की बजाय आप t हाफ कर दें, log ए नोट और नीचे हो जाएगा ए नोट बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। और अगर आप 1 मिनट लगा के इसको रीशफल करें, कैलकुलेट करें, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, और अब हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहने वाली, क्योंकि हमें सिर्फ जीरो और फर्स्ट के लिए ही देखना था। तो टी हाफ यहाँ ले आता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू के, सॉरी टी हाफ यहाँ ले आता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू 2.303 बाई के log, इसको देखें ए नोट बाई 2, तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, log 2 बच जाएगा। log 2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करें, 2.303 बाई के 0.3010, और इसको सोल्व करें तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, 0.693 बाई के, ये टी हाफ है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकला आपका, मतलब आपको सिर्फ के की ज़रूरत है, रेट कांस्टेंट के की ज़रूरत है। आप इमीडिएटली एक फॉर्मूले में फीड करके उसका हाफ लाइफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ, वैसे मैं ऐसा करने नहीं वाला क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मुझे बस क्या करना था, उस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू बदलनी थी, 1 की बजाय 2 कर देता, 3 कर देता, 4 कर देता, फ्रैक्शन में कर देता, तो मेरे पास इस तरह से कुछ फार्मूलाज बन के निकलते रहते। के फॉर फर्स्ट ऑर्डर निकला है, जीरो के लिए बताया, ऐसे ही सेकंड, थर्ड के लिए भी कुछ एक फार्मूला आ सकता था जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही क्रूशियल बात है, आप लोग याद रखें कि कोई भी ऑर्डर हो, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, बट फर्स्ट ऑर्डर में नहीं करती। आप यहाँ देखें, मैं अभी एक जनरल फार्मूला लिख दूँ अगर टी हाफ का, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट रेज टू द पावर 1 माइनस एन, सॉरी n माइनस 1, जहाँ n आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। ये ऐसा फॉर्मूला होता है। यहाँ n की वैल्यू आप अगर 1 पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि टी हाफ कांस्टेंट हो जाएगा। टी हाफ विल नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली इफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। जीरो ऑर्डर के लिए आप देख चुके हैं, टी हाफ का एक्सप्रेशन आया था हमारे सामने, यहाँ मैं फिर दोबारा से लिख देता हूँ, टी हाफ दैट वाज ए नॉट बाई 2k, मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडिंग था। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हर बार उस रिएक्शन की अलग अलग लेते हैं तो हाफ लाइफ अलग अलग आएगा, और सेम किसी भी दूसरे ऑर्डर के लिए आप इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बदलते हैं तो हाफ लाइफ भी डेफिनेटली उस रिएक्शन का डिफरेंट होगा। बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये खास बात है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी लें,
हाफ लाइफ हमेशा सेम रहेगा। मींस 5 ग्राम को 2.5 ग्राम होने में, या 5 मोल को 2.5 मोल होने में, या 1 मोल को 0.5 मोल होने में, या 2 मोल को 1 मोल होने में हमेशा सेम टाइम रिक्वायर्ड होगा। वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो आप एक तो इसको याद रख के चलिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में मैं यूज़ करूँगा। टी हाफ दोनों याद रख के चलने हैं फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के लिए। और ये एक्सप्रेशन एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ज़ीरो ऑर्डर वाला भी अभी आपको बताया था, उसको भी आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। और हम लोग फिर अलग अलग न्यूमेरिकल्स में ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थ्योरेटिकली हमें इतना ही उसके बारे में समझना था। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उस दिन फिर न्यूमेरिकल्स करते हुए बीच में हमें कोई समस्या ना लगे। देखो यहाँ पे मैंने जो t = 0 पे a कंसंट्रेशन a नोट लिया और t पे a लिया, ये समटाइम कुछ ऐसा भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कि 0 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन a था, फिर इसका कुछ कम हो गया, a-x हो गया तो ये x बन गया। ऐसी भी कुछ स्टोरी आप बुन सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन a है और x टूट गया तो a-x रिमेनिंग है, ये x है। तो उस टाइम पे भी इस फॉर्मूले का एक फॉर्मेट ऐसा आप लिख सकते हैं k = 2.303/t log। तो जहाँ a नोट लिख रहा हूँ वहाँ a लिखा पा जाएगा आपको क्वेश्चंस में, जहाँ a लिख रहा हूँ वहाँ a-x लिखा पा जाएगा। तो आप इसको और इसको कतई अलग ना माने। हाँ, इसके अलावा मैं इस फॉर्मूले में और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करूँगा, बहुत सारी मॉडिफिकेशन, 5-6 तो मुझे एकदम याद आ रही हैं जो मैं यहाँ कर करके दिखाऊंगा आपको, जिससे इस फॉर्मूले का बेसिक स्केलेटन यही रहेगा, बट उसके वैल्यूज़ नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हमें करना है। एक आखिरी बात और यहीं पे नोट करके आप चलें, यहाँ मैंने जो A0 लिया है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेशर्स की फॉर्म में गिवन है तो आप कुछ नहीं, सिंपली यहाँ रिप्लेस कर देंगे A को और A0 को। ये आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, k = 2.303/t log P0/P, जहाँ P0 इनिशियल प्रेशर होगा रिएक्टेंट का, मेरी बात को ध्यान सुनना, P0 इनिशियल प्रेशर होगा रिएक्टेंट का एट टाइम t = 0, और P प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट होगा एट दिस टाइम। जैसे यहाँ पे A रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था एट दिस टाइम, ठीक वैसे ही यहाँ पे P प्रेशर होगा रिएक्टेंट का एट दिस टाइम। ये इनिशियल कंसंट्रेशन था 0 टाइम पे, ये इनिशियल प्रेशर है 0 टाइम पे, बाकी सारा तो सेम ही है। तो आप इन सभी फार्मूलाज को दिमाग में रखे हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत इसको समझना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिलेटेड ढेरों न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे, और फिर इन फार्मूलाज में चेंज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाना है अलग अलग स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो भी सब समझने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।